अगर कोई मुसलमान या हिंदू अगर इस तरह का कोई क्राइम करता है तो पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन उसके आधार पर उन्होंने कहा कि चूँकि ये एक मुसलमान था जो कि एक लड़की को एलिजिडली भगा कर लेकर जा रहा था, तो इसलिए जितने भी मुसलमान दुकानदार हैं हम उनको पुरुला से भगाएंगे। क्या इसका मकसद है मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार? आपके गली में जो सब्ज़ी वाला आया, आप उससे तो आधार कार्ड चेक कर लेंगे कि हाँ वो हिंदू है मुस्लिम है। आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो सब्ज़ी किसी हिंदू ने उगाई है? कि या तो आप ऐसा कानून ले आए कि किसान जो हैं जब बैंगन उगाए तो अगर मुसलमान है तो उस पर टोपी पहना दे, हिंदू है तो उस पर टीका लगा दे, तो आप सिर्फ टीका लगा हुआ बैंगन खाइएगा। मुसलमान की किसी दुकानदार से बहस हो गई, हिंदू दुकानदार से ऐसे आपस में नोक झोंक हो गई, बहस हो गई, तो उस दुकानदार ने फिर जो हिंदू संगठन है उन लोगों को बताया कि इससे लड़ाई हो गई है। तो उन लोगों ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि वो मुद्दा वहाँ से अब मस्जिद तक पहुँच गया। उन्होंने कहा कि एक जो मस्जिद है वो इलीगल है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। 300 लोगों ने 12 मुसलमानों के दुकानदारों को टारगेट करके लूट लिया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो बाकी के मुसलमान दुकानदार हैं जब वो ऐसा देख रहे हैं तो उन्होंने भी वहाँ से पलायन कर लिया। मुझे यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट के बारे में बोलने के लिए बुलाया गया है। तो मैं अपनी रिपोर्टिंग के आधार पर आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से ज़मीन पर प्रैक्टिकली सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट मुसलमानों का किया जाता है। तो जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू किया था तो उस समय शुरुआती दिनों में यति नरसिंहानंद पर मैंने बहुत रिपोर्टिंग किया था अपने साथियों के साथ। तो उनके जो एक कैंपेन होते थे उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता था इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स। तो उस समय कहा करता था कि आपके घर में कोई भी कारपेंटर आए, कोई भी पेंटर आए, कोई भी प्लम्बर आए, इलेक्ट्रीशियन आए, तो आप पता करिए कि वो मुसलमान तो नहीं है। और उस समय वो कहा करता था कि हमें हिंदू नाई, हिंदू प्लम्बर, हिंदू इलेक्ट्रीशियन तैयार करने। एक तो पता नहीं ये लोग कौन से देश में रहते हैं जहाँ पे कोई हिंदू नाई नहीं मिलता इनको, कोई हिंदू प्लम्बर नहीं मिलता इनको। तो उस समय वो ये बात कहा करता था। उसके बाद पिछले कुछ महीनों में जो मैंने अपने रिपोर्टिंग के दौरान देखा, महसूस किया, उसके बाद मैं अब आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से वो ज़मीन पर प्रैक्टिकली उसको लागू किया जाता है। पिछले साल पुरोला में, उत्तराखंड में एक जगह है पुरोला, तो वहाँ पर हिंदुत्व संगठनों ने एक मुद्दा उठाया लव जिहाद का, एलिजिड लव जिहाद का। कहा कि एक मुसलमान है तो वो एक माइनर लड़की को भगा कर लेकर जा रहा था। ठीक है, अगर ऐसा हुआ भी है, पहली बात अगर ऐसा हुआ भी है तो ये कानून का मसला है। अगर कोई मुसलमान या हिंदू अगर इस तरह का कोई क्राइम करता है तो पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन उसके आधार पर उन्होंने कहा कि चूँकि ये एक मुसलमान था जो कि एक लड़की को एलिजिडली भगा कर लेकर जा रहा था, तो इसलिए जितने भी मुसलमान दुकानदार हैं हम उनको पुरुला से भगाएंगे। और 20 से ज़्यादा मुसलमान दुकानदारों को उन्होंने पुरोला से भगा दिया, वहाँ से वो चले गए, जो भी बाहरी मुसलमान थे, उत्तर प्रदेश के थे ज़्यादातर। तो उसके बाद 1 साल बाद हम देखते हैं कि नाहन हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, शहर है, नाहन में देखते हैं हम कि सेम चीज़ वहाँ पर भी होती है। नाहन में ऐसा कहा गया, आप सबने सुना होगा कि एक व्हाट्सएप स्टेटस एक जावेद नामक व्यक्ति का वायरल हुआ। शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कहा गया कि उसने गाय काटी है। ये व्हाट्सएप स्टेटस उसका वायरल हुआ। अब उसने क्या काटा है क्या नहीं काटा ये उस समय तो जाहिर नहीं होता, ये तो जांच का विषय है, लेकिन उसको एक दिन में इतना वायरल किया गया कि जावेद ने गाय काटी है, जावेद ने गाय काटी है, कि उसके बाद 20 से ज़्यादा दुकानदारों को, नाहन से मुस्लिम दुकानदारों को टारगेट करके भगा दिया गया। वो आज तक नहीं आ पाए हैं, 2 महीने हो गए। वो सब अपना सारा सामान लेकर चले गए और उनकी दुकानों को लूट भी लिया गया। तो जो भी सामान बचा वो बचा कुचा लेकर वहाँ से चले गए। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं, अभी हाल में हिमाचल प्रदेश के अंदर ही, और ये कहना भी ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ भाजपा का ही रोल है। जो भी सरकारें हैं वो सब फेल हुई हैं। अभी हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है, शिमला के अंदर, मंडी के अंदर, तो वहाँ पर सेम इसी तरह से कि एक क्राइम को आधार बनाना है, एलिजिड क्राइम को,
जो कि अभी तक पता भी नहीं है। जैसे पुरोला में ये पाया गया कि वो जो केस था, जो उन्होंने कहा कि लव जिहाद का है, जो मुसलमान एक लड़की को भगा रहा है, वो झूठा निकला। बट अगर सच्चा भी निकलता तो क्या इसका मतलब है कि आप सारे मुस्लिम दुकानदारों को भगा देंगे? उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि शिमला के अंदर, मंडी के अंदर, हिमाचल प्रदेश में सेम यही पैटर्न है कि एक क्राइम को आधार बनाकर, चूँकि वो क्राइम करने वाला एलिजिडली एक मुसलमान है, तो हम सारे मुसलमानों को भगाएंगे। तो ये जो है सहारा अभी वहाँ पर भी लिया जा रहा है। तो शिमला के अंदर क्या हुआ कि एक मुसलमान की किसी दुकानदार से बहस हो गई, हिंदू दुकानदार से, ऐसे आपस में नोक झोंक हो गई, बहस हो गई। तो उस दुकानदार ने फिर जो हिंदू संगठन है उन लोगों को बताया कि इससे लड़ाई हो गई है। तो उन लोगों ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि वो मुद्दा वहाँ से अब मस्जिद तक पहुँच गया। उन्होंने कहा कि एक जो मस्जिद है वो इलीगल है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। और वो मुद्दा अब इतना बड़ा बन गया है कि जो पटरी वाले हैं, रेहड़ी वाले, जो भी मुसलमान हैं, तो वो सब कम से कम पिछले 10 दिनों से उनका काम बंद है शिमला के अंदर, संजौली में। तो कोई भी मुसलमान आपको पटरी वाला, कोई भी रेहड़ी वाला, ठेले वाला आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान की किसी हिंदू दुकानदार से लड़ाई हो गई थी, ये कारण है। उसके बाद उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड में चमोली एक ज़िला है, तो चमोली के अंदर सेम ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि एक एलिजेड क्राइम हुआ वहाँ पे, जिसको लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद की घटना है। उसके आधार पर 12 मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों को लूट लिया गया और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 300 लोगों का जिक्र है कि 300 लोगों ने 12 मुसलमानों के दुकानदारों को टारगेट करके लूट लिया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो बाकी के मुसलमान दुकानदार हैं, जब वो ऐसा देख रहे हैं तो उन्होंने भी वहाँ से पलायन कर लिया। यही चीज़ उत्तराखंड में चमोली के ज़्यादा दूर नहीं है, कीर्तिनगर में सेम यही घटना हुई। वहाँ पर भी कहा गया कि ऐसा कोई मुसलमान है, उसने लव जिहाद किया है। तो उसके आधार पर वहाँ पर भी जो मुस्लिम दुकानदार हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा मुस्लिम दुकानदार, उनकी दुकानों को बंद करा दिया गया, उनको भगा दिया गया। तो ये जो 4-5 उदाहरण हैं, तो इन उदाहरणों में देखिए कि कितना आसान है कि एक क्राइम जिसके बारे में अभी आपको पता भी नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, सिर्फ आपने एक नैरेटिव ऐसा फैला दिया कि हाँ एक लव जिहाद हुआ है, इसने व्हाट्सएप स्टेटस डाला है, गाय काटी है। और चूँकि वो मुसलमान है तो आप उसके धर्म के जितने भी लोग हैं, आप उन सबको बहुत ही आसानी से भगा सकते हैं। ये काम करना कितना आसान हो गया है। तो जब मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो यहाँ का टाइटल है द क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो इसमें जो वर्ड है क्वेस्ट, तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि 1 साल हो गए हैं पुरोला में जो मुस्लिम दुकानदार हैं, कुछ वापस आए हैं, कुछ अभी नहीं आ पाए हैं। 2 महीने हो गए हैं नाहन में मुस्लिम दुकानदार जो हैं वो वापस नहीं आ पाए हैं। चमोली में 10 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। शिमला में 10 दिनों से जो मुस्लिम पटरी वाले, ठेले वाले हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और 10 दिन उनके लिए बहुत है, उनके लिए 1 दिन भी बहुत है, क्योंकि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो ये जो क्वेस्ट है ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और ये कैसे स्टार्ट होगा? मतलब मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि हम लोग यहाँ पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई है जो उनको वापस ला सके? क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो इस देश में जहाँ भी चाहें वहाँ पर काम कर सके? मुझसे किसी ने पूछा कि वो यूपी का था, उसने बोला कि हमारी ऐसी मजबूरी है कि हमें जगह जगह पे जाना पड़ता है काम करने, लेकिन क्या आप अगर हमारे यहाँ पे आएंगे किसी काम से और हम आपको ऐसे अगर ट्रीट करें कि आप बाहरी हैं, ठीक है, आप लोग बाहर से आके हमारे रोज़गार ले रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये जो क्वेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस है वो तो उनके लिए शुरू ही नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे होगा? उसके बाद ये जो 4-5 उदाहरण हैं, तो उससे हमें ये समझ में आया कि ये कैसे ज़मीन पर होता है। अब दूसरा जो मेरा पॉइंट है कि इसका मोटिव क्या है, इसका मकसद क्या है, कि क्या इसका मकसद है मुसलमानों का संपूर्ण बहिष्कार? तो मुझे लगता है अगर ये मकसद है भी तो ये होगा कैसे होगा कि आपके गली में जो सब्ज़ी वाला आया, आप उससे तो आधार कार्ड चेक कर लेंगे कि हाँ वो हिंदू है, मुस्लिम है। आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि वो सब्ज़ी किसी हिंदू ने उगाई है? ये कैसे मुमकिन होगा कि या तो आप ऐसा कानून ले आए कि किसान जो हैं जब बैंगन उगाएं तो अगर मुसलमान है तो उस पर टोपी पहना दे, हिंदू है तो उस पर टीका लगा दे। तो आप सिर्फ
टीका लगा हुआ बैगन खाइएगा, टोपी वाला नहीं खाइएगा। तो ये इंश्योर कैसे होगा? और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि उनका जो मकसद है, हो सकता है बीएचपी और उन लोगों की एक आइडियोलॉजी होगी, लेकिन उनका ऐसा मकसद भी नहीं है कि एक संपूर्ण बहिष्कार हो। मुझे ऐसा लगता है कि उनका मकसद क्या है, जब वो इतनी आसानी से 10 से 15 मुस्लिम दुकानदारों को भगा देते हैं, इतनी आसानी से इतना बड़ा क्राइम कर देते हैं और उनको कुछ नहीं होता है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जितने भी मैंने आपको 4-5 केसेस गिनाए हैं उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, चाहे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार हो, कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से ये कोशिश भी नहीं की गई कि ये इंश्योर किया जाए कि वो वापस आ जाए। तो जब इतनी आसानी से ये किया जाता है तो इसका मकसद क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि इसका मकसद है, 2 मकसद हैं। पहला ये कि आपके डेली लाइफ में जिस मुसलमान से आपका कांटेक्ट होता है, जैसे सब्ज़ी वाला है, पटरी वाला है, जिससे आप रोज़ मिलते हैं, उसको आप किस तरह से नीचा दिखाएं, किस तरह से ह्यूमिलेट करें। मतलब ये इस दौर में ये सबसे आसान काम है। आपको कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ इस समय एक भगवा गमछा डालना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप जहाँ पे भी हैं, फ़ोन खोलना है, लाइव रिकॉर्डिंग करना है। आप चले जाइए कहीं पे भी, लाइव रिकॉर्डिंग करके, और जो भी ठेले वाले हैं आप उससे पूछना शुरू कर दीजिए कि आधार कार्ड दिखाओ अपना। और अगर मुसलमान है तो आप बोलिए, कह रहे तो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, भाग जाए यहाँ से, 2-4 उसको थप्पड़ भी मार दीजिए। सबसे आसान काम है, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई पुलिस आपको कुछ नहीं बोलेगी, कोई भी सरकार चाहे किसी भी पार्टी की कोई कुछ नहीं करेगी आपको। ये सबसे आसान काम है इस समय मुसलमान को ह्यूमिलेट करना, और मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक मकसद यही है। दूसरा मकसद उनका क्या है, जो मुझे लगता है, जैसा मैंने जिक्र किया कि नाहन में जो हुआ, तो मुझे 2-3 दिन पहले उसका फ़ोन आया, नाहन में जो जिसने ये पूरा कैंपेन जो लीड किया था 20 से ज़्यादा मुस्लिम दुकानदारों को भगाने का, तो मुझे उसने 2 दिन पहले कॉल किया और बोला कि कौशिक भाई, आपने मेरा उस समय इंटरव्यू किया था, तो अभी शिमला में जो हो रहा है, जो ये बीएचपी कर रही है मस्जिद के ख़िलाफ़, तो ये लोग मेरे कैंपेन को हाईजैक कर रहे हैं। तो आप ऐसे दिखाइए कि मैंने शुरू किया था नाहन में, मैंने शुरू किया था, और आप इस तरह से दिखाइए कि बीएचपी ने हाईजैक कर लिया। तो आप सोचिए कि बीएचपी जो सालों से सो कॉल्ड हिंदू कॉज के लिए लड़ रही है, वो आदमी उसको भी लात मारने के लिए तैयार है, खुद को ऊपर रखने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि बीएचपी ने मेरे कैंपेन को हाईजैक कर लिया। तो ये जो मतलब, और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये है कि 20 मुस्लिम दुकानदारों को वापस भगाया है, ये क्वालिफिकेशन है। और इस क्वालिफिकेशन को मतलब वो अपने उसमें सीवी में सबसे ऊपर डालने के लिए तैयार है कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है। तो ये पॉलिटिकली इतना रिवॉर्डिंग बन चुका है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूसरा जो मकसद है वो यही है कि इतना रिवॉर्डिंग है कि उस रिवॉर्ड को लेना कि भाई ये मैंने ये काम किया है। तो यहाँ पर और भी लोग इस बारे में बात करेंगे कि हम कैसे इसके सॉल्यूशन पे जाए। मैं पत्रकार होने के नाते मैंने आपको वो बताया जो मैंने देखा, जिस पे मैंने रिपोर्टिंग की। अब इसके बाद के जो लोग हैं वो आपको ये बता सकते हैं कि कैसे हम इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।